सीएमओ के अंदर भ्रष्टाचार का मामला हमने उठाया, भूपेंद्र हुड्डा जी चुप। ये महिला कोच का मामला, संदीप सिंह मंत्री के ऊपर आरोप लगे, भूपेंद्र हुड्डा जी चुप। किसी भी मुद्दे के ऊपर, सरकार के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी चुप भी साध लेते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर। सेटिंग है इन लोगों की अंदर अंदर। कई लोग तो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस हद तक सेटिंग है भूपेंद्र हुड्डा जी की कि अगर वो जीत भी गए या अगर उनकी कुछ सीटें आ गई, वो तो अपने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन जाएगी। हरियाणा से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को ग्राउंड रिपोर्ट्स इस तरीके के हैं कि हरियाणा में लोगों का मन पूरी तरह से बन चुका है आम आदमी पार्टी के लिए, पूरी तरह से लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमारा पूरा मकसद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को बदलना है, आम आदमी पार्टी की नीतियों के हिसाब से सरकार को लाना है। लोग जिसको कहेंगे उसको बना देंगे सीएम। कि जब ये खिलाड़ी जीते थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने भी इनको बधाई दी थी, हमारे मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बधाई दी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, आपने भी दी होगी, मैंने भी दी थी। तब तो हम सारे ये सोच रहे थे कि हाँ, किसी खिलाड़ी ने देश के लिए मेडल जीता, इसमें से हम थोड़ा सा गौरव चुरा लें, मैं अपना नाम जोड़ लूं इसके साथ। हर आदमी ये सोच रहा था देश का। अब जब इनके ऊपर लाठियां पड़ रही हैं, अब जब इनके ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, अब इनको, सरकार को इसमें जात पात, इनको राज्य, इनको ये राजनीति वो राजनीति सब नजर आने लग गया। ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बना दिए, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अच्छे अस्पताल बना दिए। ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है, इतनी सारी चीजें। इसका मतलब मोदी जी ने ये ठान लिया कि जो भी देश के लिए अच्छा काम करेगा, देश को विकसित देश बनाने के लिए काम करेगा, उसको जेल में डाल देंगे। इनको लगता है कि इनमें इतना अहंकार आ गया रावण जैसा, इनको लगता है कि हम सत्ता से कभी जाने ही वाले नहीं है। ये सारा आज तक किसी का नहीं टिका अहंकार, ये तो इनका टूटेगा ही टूटेगा। मुझे लगता है 2024 में इनका अहंकार टूट जाएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सौरभ। बीजेपी एक तरफ सत्ता में 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी भी 2024 के चुनावों को लेकर गंभीर है। कहीं ना कहीं सिर्फ केंद्र सरकार में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी ने संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट को भी नियुक्त किया गया है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर बात मैं वाइस प्रेसिडेंट की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ढांडा, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल मेरा यही रहेगा, प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, ये सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट क्या है, उपाध्यक्ष क्यों नहीं? अनुराग जी देखिए, उपाध्यक्ष भी हैं और पार्टी का अपना हायरार्की है, जिसको जिस तरह से जिम्मेदारी पार्टी देना चाहती है उस तरीके से दिया है और सब अपनी जिम्मेदारी पर अटल हैं। एक लीडरशिप हमको दे दी गई कि सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में हम हरियाणा में काम करेगा पूरा जो संगठन है, और नीचे सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई। तो मुझे लगता है कि ये तो नाम है सिर्फ, बाकी तो सबको सड़क के ऊपर मेहनत करनी है और निर्देश ये हैं कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा इनकलाब लाना है कि 2024 में आम आदमी पार्टी की विचारधारा की सरकार बने यहाँ पे। मेरा ये सवाल आपसे इसीलिए है क्योंकि एक तरफ सुशील गुप्ता जी को बनाया गया है प्रदेशाध्यक्ष, अभी कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं तो आपको दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती थी, लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको हरियाणा का बनाया गया। हालांकि आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या संगठन में चाहती है आपकी पार्टी जो आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया हरियाणा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं कि हरियाणा में हरियाणा से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है और ग्राउंड रिपोर्ट्स इस तरीके के हैं कि हरियाणा में लोगों का मन पूरी तरह से बन चुका है आम आदमी पार्टी के लिए, पूरी तरह से लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ हरियाणा के पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है। हरियाणा एक ब्रिज का काम कर सकता है, इसको एक पूरे बेल्ट के रूप में आम आदमी पार्टी के लिए तैयार करने के लिए। और मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग दिल्ली का काम तो 8 साल से देख ही रहे हैं लगातार। पंजाब में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे जालंधर में हमको मैंडेट मिला, अभी उस काम के ऊपर मोहर लगाई लोगों ने, उसका हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो दोनों तरफ से जब लोग सुनते हैं, मैं तो पीछे हरियाणा में एक इस तरह की दुखद घटना हुई कि एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने इतना प्रताड़ित किया, कुछ यूनिट बिजली चोरी का आरोप लगा के, कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। तो मैं धमतान साहिब गया था, एक बहुत बड़ी पंचायत हो रही थी इस सिलसिले में। वहाँ लोगों के बीच में यही चर्चा चल रही थी कि देखो, दुर्भाग्य देखिए हरियाणा का कि एक तरफ पंजाब है जहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, एक तरफ दिल्ली है जहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और हरियाणा में
कुछ यूनिट बिजली के लिए किसी को आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है, और अभी रिसेंटली जब जनसंवाद हो रहा था तो आपने भी सुना होगा, मुख्यमंत्री जी की सभा में लोग माइक पे बोल रहे थे कि बताइए बिजली पानी कब फ्री मिलेगा हरियाणा में। तो मुझे लगता है एक बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी को लेकर के लगाव है लोगों के अंदर, और हम बहुत सीरियसली हरियाणा के इस कंटेस्ट को ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद बहुत सीरियसली इस कंटेस्ट को लेते हैं। तो बाकी राज्यों में तो हम 17 राज्यों में संगठन बना ही रहे हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन हरियाणा में हम बहुत सीरियसली कंटेंट करने वाले हैं, बहुत सीरियस फाइट यहाँ पे देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये सीरियसनेस भी दिखाता है पार्टी की कि हम कितने गंभीर हैं हरियाणा के चुनाव को लेकर के। आपने संगठन का जिक्र किया, चुनाव सर पर है, संगठन बनाने में देरी नहीं हो गई? नहीं, देखिए हमारा तो संगठन अभी तो चुनाव, मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव भी 1 साल दूर है और विधानसभा चुनाव उसके बाद होता है। हमारा संगठन तैयार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने 1100 पदाधिकारियों का बहुत मजबूत संगठन अनाउंस किया है। 1 तारीख को अभी उसके शपथ ग्रहण भी होने वाला है, और अगला जो 15 दिन है उसके अंदर हम ब्लॉक और गांव के लेवल तक इस संगठन को लेकर के जाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस तो 9 साल से संघर्ष कर रही है, वो अपना संगठन नहीं बना पाए हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो पहले होता था वो बहुत रिडंडेंट हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं सरकार के अंदर, लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार सुलझा नहीं पा रही है। तो उस संगठन का एक डिस्कनेक्ट हो गया लोगों के साथ। तो मुझे लगता है वो जो उनके पन्ना प्रमुख जो वो कहते हैं, उनके पन्ने जो हैं वो सड़ चुके हैं, वो पुराने हो चुके हैं, फटने वाले हैं। और मुझे लगता है ये सौभाग्य हमको ही मिलेगा जब हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार होगा, ग्राउंड पे उतरेंगे, इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे। ये स्टेटमेंट आपकी दूसरी बारी मैं सुन रहा हूँ कि बीजेपी के पन्ने फाड़ देंगे। कैसे फाड़ेंगे? अभी तो बीजेपी का एक तरफ संगठन काफी मजबूत है हरियाणा में, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, संगठन मजबूत कर रही है, तो कहीं ना एक चैलेंज बहुत बड़ा है आपके सामने। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो संगठन बन रहा है उसके अंदर ऊर्जा है, हम लोगों के अंदर जुनून है। 1100 लोगों का अगर हमने संगठन अनाउंस किया है तो एक एक व्यक्ति इनके 100 लोगों के बराबर है। और इनका जो संगठन है वो हताश हुए लोगों का संगठन है, जिन्होंने एक सरकार बनाई आज से 8-9 साल पहले। वो लोगों की महत्वाकांक्षा, लोगों की इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। जब दोबारा मैंडेट मिला तो पूर्ण मैंडेट ही नहीं मिला, 40 सीटें मिली। इसका मतलब वो वहीं डिस्करेज हो गए थे। और उस 40 सीट मिलने के बाद भी जो कुछ आपने किया पिछले 3-4 साल में, उससे फ्रस्ट्रेटेड हैं हरियाणा के लोग। तो वो सारा असर आपके संगठन पे दिखाई देता है। आप पैसे के दम पे बड़े बड़े संगठन कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिया, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो लोग क्या कॉलोनीज के बीच में जा सकते हैं? अभी पीछे पंचायत का चुनाव हुआ था, एक भी व्यक्ति गांव में जिसने बीजेपी का झंडा भी लगाया कभी जीवन में, उसको सरपंच की सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया गांव के लोगों ने। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए मुख्यमंत्री, सरकार इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने सरपंचों के सारे अधिकार छीन लिए। कोई और कारण थोड़ी था, वो चुनाव से पहले भी कर सकते थे अगर पॉलिसी इशू होता कि भाई ये नए अधिकार हैं, इसके तहत चुनाव होंगे। चुनाव के बाद ही क्यों? चुनाव के बाद इसलिए क्योंकि लोगों ने बीजेपी का झंडा लगाने वाले किसी व्यक्ति को सरपंच की सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया। तो इतने फ्रस्ट्रेट हैं ये लोग। नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है हरियाणा के अंदर, नगर निकाय के चुनाव पेंडिंग है हरियाणा के अंदर। अब सुन रहे हैं अम्बाला उपचुनाव भी नहीं कराएंगे लोकसभा का। क्यों डर रहे हैं चुनाव से? उसका कारण यही है क्योंकि इनको पता है जमीन पे नहीं है, तो इनका संगठन पुराना हो चुका है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इनके पन्ना प्रमुखों के पन्ने सड़ चुके हैं। उसको फाड़ने का काम हमारे जो जोश और जुनून से भरे हुए जो नए कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। आपने सरपंचों का भी जिक्र किया। यहाँ पर सरपंच लगातार सरकार के खिलाफ टेंडरिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरपंचों के साथ कहाँ देखने को मिली? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल सैद्धांतिक तौर पे हमने पूर्ण समर्थन किया सरपंचों का। जिस तरीके से सरपंच आए चंडीगढ़ के अंदर अपनी मांगों को लेकर के, मुख्यमंत्री के घर मिलने गए, उनका स्वागत लाठियों से किया, बुरी तरह पीटा गया। वहां आम आदमी पार्टी कहाँ थी? मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम उनके साथ ही खड़े थे, उस वक्त भी हम उनके साथ खड़े थे, और जहां गांव-गांव में भी उन्होंने पंचायतें की तो हम उनके साथ खड़े थे। हमने ये कहा कि सरपंचों का जो मुद्दा है, बार बार हमसे पूछा जाता है, मैं आज आपके माध्यम से क्लैरिफाई भी करता हूं कि क्या हम उस मुद्दे के साथ हैं या हम सरपंचों के साथ हैं। पार्टी की लाइन बहुत क्लियर थी, सरपंच अपने मुद्दे पर अपनी बात रखने में सक्षम है, उनको समझ है कि क्या बात कैसे रखनी है। उनकी एसोसिएशन ने उस बात को बहुत अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखा भी। लेकिन वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने गांव का जो सरपंच होता है वो सीएम से कम नहीं होता, गांव का सीएम ही होता है। जब गांव का सीएम इकट्ठे होकर के चंडीगढ़ आए प्रदेश के सीएम से मिलने के लिए, उनका लाठियों के साथ स्वागत किया गया, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। हम ये कहते हैं कि जब ये स्टेट के सीएम जब ये जाएंगे गांव में, तो गांव के सीएम कैसे स्वागत करेंगे, इनको सोच लेना चाहिए था। जब अब सीएम जनसंवाद में जा रहे हैं,
इनको पता लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया था गांव के सरपंचों के साथ, गांव में इनको वापस देखने को मिल रहा है। लोग इनके बहिष्कार कर रहे हैं इनके कार्यक्रम का, इनके कार्यक्रमों में नारेबाजी हो रही है। इनको, मुख्यमंत्री को किसी प्रदेश के 4 घंटे तक बंधक बना के किसी गांव में रख लिया जाए, ऐसा कभी इतिहास में आपने सुना नहीं होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आपने चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया। गांव के सारे लोगों का स्वाभिमान हर्ट है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। वो लोग कह रहे हैं कि अब तुम आओ हमारे पास गांव के अंदर, तो हम उसका इलाज करेंगे। तो हम इस हद तक सरपंचों के साथ थे और हमेशा खड़े रहे मजबूती से। सबसे मजबूत आवाज अगर कोई थी इस मुद्दे पे तो आम आदमी पार्टी की थी, कि जो तरीका है आपका सरपंचों को डील करने का वो लोकतांत्रिक नहीं है। आप अगर सरपंचों पे लाठी चलाएंगे तो हमारे सिर और हमारा सीना आगे होगा, सरपंचों के पास वो लाठी बाद में पहुंचेगी। लेकिन मुद्दे पे क्या स्टैंड है हमारा, मुद्दे पे हमें स्टैंड देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरपंच अपना स्टैंड लेने के लिए अपने आप में काबिल हैं, चुन के आए हैं अपने गांव से, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीके से सामने बिठा के बात कीजिए। अगर आप लोकतंत्र के हिसाब से बात नहीं करेंगे तो फिर हम उनके साथ खड़े। लेकिन कई सरपंचों को तो सरकार ने अपने साथ कर लिया। कोई किसी ने अपने साथ नहीं किया। आप देखिए कि 1-1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, हमें तो रोजाना सरपंच मिलते हैं। आप आज से 6 महीने और रुक जाइए, 6 महीने के बाद सैकड़ों हजारों सरपंच हरियाणा के अंदर जैसे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इनका ये कहना है कि ये फंड्स आते हैं सालाना गांव के लिए, क्यों किसी गांव के व्यक्ति का कुछ काम रुकवाएं, कुछ दिन तक इनको अपनी मनमानी करने दीजिए। उसके बाद इनको जो तस्वीर देखने को मिलेगी, गांव के बाहर बोर्ड लगेंगे, पोस्टर्स लगेंगे कि इस गांव में बीजेपी के लोगों का घुसना मना है। पूरे हरियाणा में ये आलम है, पूरे हरियाणा में ये हाल है। सरपंच त्रस्त हैं, इनसे बुरी तरह परेशान है। आपने सीधे सीधे ये कह दिया ना कि चोर हैं सरपंच, आप तो यही कह रहे हो ना। आप कह रहे हो कि नहीं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ऑनलाइन कि सरपंच पैसा चोरी कर लेते थे, भ्रष्टाचार कर लेते थे। आप एक लाठी से सबको आंकेंगे, सबको चोर कह देंगे। आपको अगर ऑनलाइन टेंडरिंग करना है या कुछ भी सिस्टम करना है आप कीजिए, लेकिन उसमें फाइनल डिसीजन अथॉरिटी सरपंच होना चाहिए, चुना हुआ प्रतिनिधि वो है। अफसर की क्या आंसरेबिलिटी है? लेकिन सरकार तो भ्रष्टाचार की बात कह रही है ना। हम भी तो वही गलत बात कह कहाँ रहे हैं, है? हम भी वही बात कह रहे हैं। सीएमओ के अंदर भ्रष्टाचार के सबूत निकल के आ रहे हैं और आप सरपंचों में नीचे गांव में जाके भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं। अगर आपको सफाई की शुरुआत करनी है तो आप टॉप लेवल से कीजिए ना। उस पर तो मुख्यमंत्री जी चुप बैठे हैं। हमने वो मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान भी लिया, बोले मैं अपने ऑफिस से कागज मंगा रहा हूं। कैसे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको अपने ऑफिस के अंदर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वहां से कागज मंगाने में हफ्ते लग जाते हैं, तो फिर प्रदेश का क्या हाल होगा, प्रदेश कहां जाएगा? तो मुझे लगता है कि ये जो सरपंचों वाला मुद्दा है, इस पे अगर आपको ई टेंडरिंग करना भी है, मैं तो एक बार के लिए वर्स्ट केस ले रहा हूं, अगर आपको ई टेंडरिंग करना है, फाइनल डिसीजन अथॉरिटी सरपंच ही होगा लोकतंत्र के अंदर। जैसा ये दिल्ली में कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं चुने हुए, वहां पे एलजी से सरकार चलाना चाहते हैं, इसी तरह गांव में सरपंच, हम तो भुक्तभोगी है ना इसके दिल्ली में, इसी तरह गांव में चुने हुए सरपंच हैं, ये अफसरों से सरकार चलाना चाहते हैं पंचायत की। तो ये अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ये इनकी मंशा दिखाता है कि इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आपने 6 महीने बाद का जिक्र किया कि 6 महीने बाद पता चल जाएगा कितने सरपंच आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं 6 महीने पहले का जिक्र करूंगा। आम आदमी पार्टी हिमाचल में चुनाव लड़ने गई थी पूरे जोर शोर के साथ, लेकिन चुनाव खत्म होने से पहले ही वापस लौट आई और अब तैयारी हरियाणा की है। कहीं इतिहास दोबारा तो नहीं दोहराया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक लिमिटेशन तो है कि हम बहुत छोटी सी पार्टी हैं, मतलब ना हम भ्रष्टाचार करते और हम बहुत छोटी सी पार्टी हैं, लिमिटेड संसाधन है, बहुत सीमित संसाधन है। उसमें हमारी ये मजबूरी समझ लीजिए कि हम हर जगह पूरे देश में एक साथ तो उतनी ताकत से लड़ नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों हजार करोड़ रुपए हैं, इनके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने जब नोटबंदी करते हैं तब तक जमीनें खरीद लेते हैं, तब बड़े बड़े ऑफिस बना लेते हैं 5 स्टार। अब हम तो नहीं हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बना सकते, हमारे पास तो एक सेंट्रल ऑफिस बनाने की भी आज तक जमीन नहीं है। तो ये संसाधनों का तो फर्क है कि हम सब जगह पे एक साथ सब कुछ नहीं झोंक सकते हैं। हमने गुजरात में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। आप देखिए, बीजेपी के गढ़ में घुस के वहां से 41 लाख वोट ले आना, अपने आप में इतिहास रचा है हमने वहां पे। गुजरात के अंदर तो लोग ये कहते थे, जब हम शुरू में गए, बीजेपी के कई नेता हमारे भी दोस्त हैं, बोलते थे कि हमारा ऐसा किला है गुजरात कि आप उसकी दीवार से धूल तक नहीं झाड़ पाओगे। ऐसी जगह पे अगर हम जाके 41 लाख वोट हमने ले लिए तो बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। तो जहां हम लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। हरियाणा हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मुझे लगता है ये बार बार संदीप पाठक जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है, जितनी ताकत से हम पंजाब लड़े, जितनी ताकत से हम गुजरात लड़े, उससे 10 गुना ताकत से हम हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे। अगर हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे आप, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा?
देखिए, हमारे यहाँ तो कोई इसमें लुका छिपी वाली बात ही नहीं है। ये तो आप किसी और पार्टी में पूछेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है उनके यहाँ पे कि इसको बोले लेकिन उसको 3-3 बोले। चेहरे खड़े कर दिए। नहीं नहीं, 3 क्यों, 30 होंगे। मतलब मुझे लगता है कि 100 चेहरे होने चाहिए, 100 लीडर होने चाहिए स्टेट के अंदर। हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमने पंजाब में कैसे तय किया कि कौन सीएम होगा, हमने गुजरात में कैसे तय लेकिन किया दुविधा कौन तो सीएम वहां पर होगा। भी आई भगवंत मान को लेकर। नहीं, दुविधा का आंसर क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर दुविधा का आंसर लोग हैं। आपने लोगों से पूछ लिया कि कौन किसको बनाना चाहिए, लोगों ने कहा कि भगवंत मान जी को बनाना चाहिए, हमने बना दिया। हमने लोगों से पूछा गुजरात में किसको बनाना चाहिए, उन्होंने कहा ईशुदान जी को बनाना चाहिए, बना दिया। लेकिन वहां तो बनाया ही नहीं। यहाँ तो कोई कैंडिडेट की बात हम अभी कर रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अब हरियाणा में भी यही है। अभी तो हमारा पूरा मकसद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को बदलना है, आम आदमी पार्टी की नीतियों के हिसाब से सरकार को लाना है। लोग जिसको कहेंगे उसको बना देंगे सीएम। सीएम महत्वपूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है लोगों की आकांक्षा पूरी होनी चाहिए। 75 साल बीत गए, आप खुद मुझे बताइए। हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हमारे स्कूल अच्छे नहीं हैं, हमारे अस्पताल अच्छे नहीं हैं, हमें बिजली 24 घंटे नहीं मिलती। हरियाणा के लोग तो मैं कहता हूं, हमेशा बोलता हूं, मैंने कहा इतने भोले हैं हरियाणा के लोग कि एक मुख्यमंत्री जी की स्टेज पे एक हमारे बुजुर्ग ने खड़े होकर ये कहा कि गांव में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे बिजली दे दीजिए। मतलब 24 घंटे तो हम अभी मांग भी नहीं रहे, इतने भोले लोग हैं हरियाणा के। 12 घंटे बिजली कहते, उस पर भी मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं मिलेगी, बैठ जाओ, 8 ही घंटे बिजली मिलेगी। लोग त्रस्त हैं इन सब चीज़ों से, उनको ये मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। हमने दिल्ली के अंदर प्रूव करके दिखाया, हम पंजाब में प्रूव कर रहे हैं, और हरियाणा को एक सपना हमने दिया है कि हम ये मूलभूत सुविधाएं हरियाणा के हर व्यक्ति को दे सकते हैं। आप खुद हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, रोहतक में आपने पढ़ाई करी है, अपनी इंजीनियरिंग आपने रोहतक से ही करी है, आपका परिवार हरियाणा में रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर पर, बेसिक लेवल पर जो हरियाणा की डिमांड है वो आप जानते होंगे। अगर आपको मौका मिलता है तो ऐसी कौन सी मांग इस वक्त आपको लगता है कि जो हरियाणा की एक जायज़ मांग है, जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं, ये बहुत जगहों पे मिसकंसेप्शन है। हम बोलते हैं कि पंजाब की राजनीति अलग है, हम बोलते हैं कि हरियाणा की राजनीति अलग है, सारे आपको एक्सपर्ट्स ये कहते मिल जाएंगे, यूपी की राजनीति बिल्कुल अलग है। लेकिन असलियत ये है कि 75 साल पहले जब हम आज़ाद हुए तो हमने एक सपना देखा था। जिन्होंने आज़ादी के लिए जान दी अपनी, क्या सोच के भगत सिंह जी ने शहादत दी थी, मैं आज भी ये सोचता हूँ कई बार, तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि इतनी युवा उम्र में उन्होंने क्या सोच के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया होगा। ऐसा क्या होगा कि उनको लगता है मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। उनको लगता था कि ये अंग्रेज़ जो है ये अपने बच्चों को इतना अच्छा पालन पोषण देते हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं देते हैं इनको, अपने समाज के लोगों को। उनको लगता था कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो मेरे इस शहादत से जो आज़ादी मिलेगी उसके बाद हमारे लोगों को भी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा ही रहन सहन, ऐसा ही समाज मिलेगा। 75 साल तक हम तरसते रहे उस चीज़ के लिए, हमें वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कोई इलाका हो भारत का, सबसे पहली चीज़ हमको अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़, अब हरियाणा में आप देखिए, अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, हम बाकायदा पूरे रिकॉर्ड्स के साथ इसका खुलासा भी करेंगे आने वाले दिनों में। 100 बच्चे अगर पढ़ाई शुरू करते हैं, उसमें से सिर्फ 30 बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। 30 बच्चे सिर्फ, आप सोचिए क्या हालत है हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली ज़रूरत शिक्षा की है, सबसे पहली ज़रूरत स्वास्थ्य सुविधाओं की है, सबसे पहली ज़रूरत मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी और बिजली की है। ये पहली ज़रूरतें हैं। इसके बाद कुछ बात होगी कि कोई और मुद्दा है या नहीं है, ये तो उपलब्ध कराओ पहले। इसके लिए संघर्ष है सबसे पहला तो। और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। युवा बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त हैं। हम अगर पब्लिक सिक्योरिटी के मामले में देखें, हम लास्ट पायदान पे हैं। 29 प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 36 जगह हैं पूरे देश में। हरियाणा 36वें नंबर पे है। बेरोजगारी में हम टॉप पे हैं। जो बुरी चीज़ है उसमें हम टॉप पे रहते हैं, जो अच्छी चीज़ है उसमें हम सबसे नीचे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। आप रोज़ सुनते हैं, मैं रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ कहीं ना कहीं, आज ये पेपर स्टे हो गया, आज ये पेपर कैंसिल हो गया, आज इसकी ऐड जो निकली थी भर्ती की वो दोबारा होगी। ये क्या है? पंजाब के अंदर हमारी सरकार को देखिए, आप 28,000 नौकरियां दी हैं, अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं। आपकी नौकरी देने की मंशा हो तो दे सकते हैं युवाओं को। ये सारे मुद्दे हैं हरियाणा के, जिनके ऊपर अब नशे का कारोबार जैसे जैसे पंजाब में जैसे हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर असर दिखना शुरू हो गया है। अब रूट्स चेंज हो गए हैं नशे के। मैं अम्बाला में खबर पढ़ रहा था पीछे कि रूट चेंज हो गया है, अब दूसरे स्टेट से सीधे अम्बाला में पहुंच रहा है नशा, पहले पंजाब की तरफ से जाता था। तो ये हमने यहाँ बदलाव करके दिखाया। हरियाणा के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ नशा बढ़ रहा है, वहाँ लोगों को अब उम्मीद नजर आ रही है हमें कि ये कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी उम्मीदें हैं हरियाणा के लोगों को हमसे। आपका विजन हरियाणा के लिए? देखिए, हरियाणा के लिए हमारा विजन यही है कि हरियाणा सबसे प्रॉस्पर स्टेट्स में से एक है पूरे देश में। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, जैसे लोग हैं बहुत ही सहृदय और बहुत ही
मैं कह रहा हूँ कि इतने भोले लोग हैं वहाँ के कि मतलब 24 घंटे हम बिजली भी नहीं मांगते अभी तो इतने भोले लोग जहाँ पे हों, वो एक हरित प्रदेश, वो एक शानदार प्रदेश होना चाहिए जहाँ के बच्चे शिक्षित हों, जहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं हों। हम किसी भी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ कह लीजिए या विकसित देश कह लीजिए, उनसे पीछे ना हो। अगर कोई इलाका पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे पहले विकसित बन सकता है, सबसे पहले एक आइडियल प्रदेश बन सकता है, तो वो इन्हीं प्रदेशों के अंदर, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, इन प्रदेशों के अंदर वो कुव्वत है, वो काबिलियत है, वो ताकत है। हम कर सकते हैं और बहुत छोटे टाइम में कर सकते हैं। तो मैं सपना देखता हूँ कि हम कभी हमारे बच्चे हरियाणा के, पंजाब के, हम विदेश बहुत जाते हैं और इसी उम्मीद में जाते हैं कि वहाँ ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, ये सब है। मुझे लगता है कि एक दिन वो दौर आए, पंजाब में शुरू हो गया, लेकिन पंजाब और हरियाणा में एक दिन वो दौर आए कि हमारे बच्चे वापस लौट के आएँ, कि हम हरियाणा में जाएंगे, वहीं रहेंगे, अपने गाँव में बसेंगे, वहाँ सारी सुविधाएँ हैं। मैं वो सपना देखता हूँ हरियाणा के लिए। अनुराग जी, एक सपना तो हर एक इंसान देखता है और खासकर जो राजनीति में आता है। आपको भी आपने 15 साल जर्नलिज्म किया है जो मैंने पढ़ा था, और उसके बाद आप जब राजनीति में आए, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में जाता है तो एक सपना लेकर जाता है। वो भी आम आदमी पार्टी में आप खुद को कहाँ देखते हैं? अब ये मत कहिएगा कि कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत आम बात होती है। नहीं, मैं हूँ तो कार्यकर्ता। आप मेरे किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी देखेंगे तो मैं यही लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता क्या होता है कि आप अगर किसी आइडियोलॉजी में इतना बिलीव करते हैं कि उसके लिए आप सड़क पे उतरने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं कि ये आइडियोलॉजी एक दिन इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन के लिए जो एनर्जी लगा सकता है वो कार्यकर्ता होता है। मैं हूं तो कार्यकर्ता। मेरा ये सपना है कि ऐसे ये आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट होनी चाहिए और उसके लिए मैं जान लड़ाने को तैयार हूँ। बाकी क्या जिम्मेदारी, कहाँ क्या करना है, मैंने सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी पे छोड़ रखा है पूरी तरह से। मैं बहुत अटूट विश्वास रखता हूँ उनकी पॉलिटिकल सेंस पे, उनकी लीडरशिप पे, और मेरा ऐसा मानना है कि वो जो जिम्मेदारी दे दें वो मुझसे 100 गुना बेहतर सोच सकते हैं। वो ये कह दें सड़क पे खड़े हो जाओ, झाड़ू लगाओ, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, मैं तैयार हूं। लेकिन सब कुछ एक ही नेता पर छोड़ देना ये भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल हो, वो लगातार बीजेपी पर यही आरोप लगाता है कि आपने सब कुछ नरेंद्र मोदी को बना दिया है। तो यही चीज़ तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी दोहराई जा रही है। नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कैसे फैसले लेते हैं या अरविंद केजरीवाल जी कैसे निर्णय लेते हैं, सारे लोगों से डिस्कशन करके। अभी तक भी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया हो कि फलां प्रदेश में ये सीएम कैंडिडेट होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया हो कि इस सीट पे ये कैंडिडेट होगा। पब्लिक से पूछते हैं, सर्वे कराते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, और लोगों की राय को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई तो अथॉरिटी चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा समावेशी व्यक्तित्व जो सबकी बात सुन के सही फैसले ले सके, ऐसा अगर हमें लीडर मिला है तो रश करते रहें। लोग जिनको रश करना है, जिनको चिढ़ना है, चिढ़ते रहें। हमारे पास ऐसी लीडरशिप है, हमें गर्व है उनके ऊपर। तो यानी कि जो उन्होंने हरियाणा के लिए एक संगठन तैयार किया है, मैं मानूं कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आती है तो कहीं ना कहीं इन्हीं जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा। देखिए, मैंने फिर कहा कि हम इस पार्टी में कोई पद पाने के लिए नहीं आए। मैं तो अपनी बता सकता हूँ। मैं इस पार्टी में मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, या आप कह लीजिए एमएलए, हम ये सब बनने नहीं आए हैं। हमारा मकसद है कि बदलना चाहिए, समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुझे कोई कमी नहीं थी, मैं भी अपनी नौकरी ठीक ठाक कर रहा था। हमें समाज बदलना है, हमें देश बदलना है, और वो सपना अगर किसी विचारधारा के साथ जुड़ के देख सकते हैं तो मैं इसको गौरव की बात समझता हूँ अपने लिए। हम ये सपने नहीं लेके आए हैं, हमारा सपने ही कुछ और है, अलग है। अब भगत सिंह जी जब आज़ादी के संघर्ष में लगे थे तो ये थोड़ी सोच रहे थे कि आज़ाद होगा भारत तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं ये बनूंगा। उनके अंदर जज्बा था एक कि देश बदलना चाहिए। हम उसी उनके अनुयायी हैं हम, भगत सिंह जी के। तो मुझे लगता है कि उस जज्बे से हम लोग आए हैं, और सारे क्रांतिकारी, आपको यही तो ताकत है हमारी। बीजेपी ना खरीद पाती है, ना दबा पाती है, ना सीबीआई ईडी से डरा सकती है। इसीलिए क्योंकि हमारे हौसले फौलादी हैं, हमारे अंदर वो शहीदों का जज्बा है, और हम उनके अनुयायी हैं, उनको अपनी विचारधारा मान के चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह जी की यही विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, शिक्षा वो दूध है जिसको जो भी पिएगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एक वो हमारी विचारधारा का मूल अंग है। एक शहीद भगत सिंह जी वाली विचारधारा हमारी मूल है कि हम शहीद हो सकते हैं अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए, शानदार नंबर 1 देश बनाने के लिए। इनको लेके मिक्स करके चलते हैं, ये हमारी विचारधारा है। एक सच्चे इंसान होके मेहनत करके और देश को आगे ले जा सकें, ये कोशिश कर रहे हैं।
तो क्या लगता है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा तो ये कहते हैं कि 90 में से 90 विधानसभा सीटें जीतेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी कितनी जीतेगी? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी का बस चलता तो 90 में से 100 भी जीत जाते हैं। पिछली बार भी जीत रहे थे, वो तो हर बार जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग है ना अब उस तरीके की पॉलिटिक्स से त्रस्त हैं। मुझे दया आती है कई बार कांग्रेस पार्टी पे हरियाणा के अंदर, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना मैनिफेस्टो नहीं है, जिसके पास अपना विजन नहीं है। क्या करना चाहती है कांग्रेस? जो आम आदमी पार्टी करना चाहती है। अब हुड्डा साहब जगह जगह जाके बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। मुझे तरस आता, मैं कई बार हम लोग बड़ा मायूस भी होते हैं कि देखिए हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट कैसे मिले हैं, मुकाबला भी करने का मन नहीं करता, कि कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। दे सकते थे तो हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री थे, दे देते। मैं हाथ पकड़ने गया था क्या? मैंने रोका था क्या उनको कि क्यों दे रहे हो? 10 साल थे मुख्यमंत्री, आपकी कलम चलती थी, आप दे देते अगर दे सकते थे। आप फ्री में देंगे? इसका मतलब 100% देंगे। लेकिन जो मैंने ये कर्जा कहा, है, मैंने ये कहा, मैं आपको बताऊं, नहीं हमारे किसी स्टेट पे कर्जा बढ़ता नहीं है। हमारे स्टेट हरियाणा पे तो कर्जा है, अगर आपकी सरकार आएगी तो कैसे मैनेज करेगी? देखिए, दिल्ली में हम प्रॉफिट में सरकार चला रहे हैं और सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये एक मिथ है कि कर्जा क्यों बढ़ा इन प्रदेशों के ऊपर। कर्जा इसलिए बढ़ा कि आपने लूट खाया इन प्रदेशों को, आपने भ्रष्टाचार किया जम के। किसी एक व्यक्ति की पॉकेट में जब पैसा जाएगा तो स्टेट के ऊपर कर्जा बढ़ता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप देखें कि लोग कहते हैं कि बिजली फ्री दे दी, बिजली फ्री दे दी, कि झूठ फैलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासतौर पे। कहते हैं कि बिजली फ्री दे दी, लेकिन उसके फायदे देखिए। पहले क्या होता था, शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो हम तो तब कवर करते थे, पत्रकार था, हर साल 700-800 मेगावाट बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ जाती थी। और उतनी बिजली पैदा करने के लिए आपको क्या चाहिए? उतनी बिजली पैदा करने के लिए आपको 15 से 20 हज़ार करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमने क्या किया? आते ही अरविंद केजरीवाल जी का माइंड देखिए आप, उन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति भी जिसको लगता है 200 यूनिट होने वाले हैं, सेव करना शुरू कर देता है। पिछले 8 साल में भी उतनी डिमांड शायद नहीं बढ़ी, या थोड़ी उससे ज़्यादा बढ़ी होगी जितनी पहले 1 साल में बढ़ जाया करती थी। यानी कितना पैसा बचाया हमने? 15,000 को 7-8 से गुना कर लीजिए। इतना पैसा, मतलब 1.25 लाख करोड़ के आसपास हमने रुपया बचाया। और खर्च कितना हुआ होगा सब्सिडी के ऊपर? 20,000, 25,000, 30 हो गया होगा, 40 हो गया होगा। तब भी हम 60-70 हज़ार करोड़ रुपया सेव करके दूसरी योजनाओं में लगा रहे हैं। महिलाओं को फ्री में सफ़र कराते हैं, फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं, बुजुर्गों को फ्री में स्कूल अच्छे उपलब्ध कराते हैं, पानी फ्री में उपलब्ध कराते हैं, 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। कैसे हो रहा है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, हुड्डा साहब जब ये कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, भाई साहब नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। नकल तो कर लोगे आप, क्योंकि हमारा अब कर्नाटक में क्या किया इन्होंने? सारे हमारे वादे लेके वहाँ पे इन्होंने सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है। हम अभी पूरे देश में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है नहीं, संगठन है नहीं, तो ये उसका फ़ायदा वहाँ पे उठाया इन्होंने। हमारा मैनिफेस्टो पे सरकार लेके आए हैं। यहाँ भी वही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी मौजूद है। जब हरियाणा के लोगों को ओरिजिनल मिल रहा होगा, कार्बन कॉपी क्यों लेंगे भाई? क्यों कार्बन कॉपी लेंगे? लेकिन अनुराग जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा बहुत बचाया दिल्ली में, चर्चाओं में उनका घर भी रहा है, और घर भी ऐसा चर्चाओं में रहा है कि अंदर की फ़ोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और कहा गया कि ये आम आदमी है, देखिए कितने शाही तरीके से रहते। नहीं, देखिए क्या, मतलब मैं समझ नहीं आया मुझे कि क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई घर के पेपर्स अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री करा लिए? लेकिन है तो सरकारी। किसका घर है? अरविंद जी का घर है। लेकिन सरकारी है, मतलब इतनी सुविधाएं, करोड़ों के टेबल, डाइनिंग टेबल लगाए जा रहे मैं हैं। यही पूछना चाहता हूँ, मतलब उन्होंने वो घर के पेपर्स अपने बेटे के नाम करा लिए या अपने नाम करा लिए? वो उस दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है और सारे नियमों के तहत रहते हुए उसके अंदर अगर कुछ काम हुआ है, मुझे उसमें कुछ आपत्तिजनक लगता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप यही क्राइटेरिया है, प्रधानमंत्री जी के निवास को 650 करोड़ रुपए में बनाया गया है, तो लगाइए क्राइटेरिया, चलाइए वीडियो, कितने चलाते हैं, फोटो चलाइए जिसके अंदर हिम्मत हो। तो मुझे लगता है ये, और इसका जवाब दिल्ली वाले लोग दे चुके हैं। दिल्ली के करोड़ों लोगों को, 100 करोड़ महिलाएं सफ़र कर चुकी हैं, 100 करोड़ बार महिलाएं सफ़र कर चुकी हैं डीटीसी बसों में फ्री में, पिंक टिकट लेके। ये ऑथेंटिसिटी हमारे मॉडल की है कि ये बीजेपी वाले जब धरने पे बैठे इस मुद्दे को लेके, झूठा मुद्दा है, इसको लेके जब धरने पे बैठे, उनके लोग तो छोड़िए, नेता भी नहीं थे स्टेज पे, वो भी धरना देने के लिए वहाँ पे नहीं आए। दिल्ली के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, फ्रिवलस मुद्दे हैं। बीजेपी को हमारे खिलाफ कोई काउंटर मिल नहीं रहा है तो कुछ भी बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई यकीन करता उनकी बात पर। मुझे मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला। अगर अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा की विधानसभा में, आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठेगी या विपक्ष में बैठेगी?
आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आज आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए। मैं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब भी चुनाव होगा फिर आपके साथ बैठूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सीटें कोई प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम भगवान नहीं है, हम कोई वो नहीं है, लेकिन जो जनरल सेंस हम पब्लिक का देखते हैं ग्राउंड के ऊपर, एक अथाह मैंडेट हमको मिलने वाला है वहाँ पे। उसका कारण ये है कि आप देखिए पंजाब के अंदर अगर आप देखें, जब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तब भी 92 सीट मिली थी। लोग कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिल गया हमको, तब भी हम जालंधर में 9 में से 4 सीट जीते थे सिर्फ। अब जब हम उपचुनाव में लोकसभा में जा रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो प्रो बीजेपी होना चाहिए था या उनके अलाई पार्टनर की तरफ जाना चाहिए था। कांग्रेस के अपने सांसद थे यहाँ से, उनके फेवर में जाना चाहिए था। 60 साल पुराना कांग्रेस का गढ़ तोड़ा, और तोड़ा कैसे? आप ये देखिए, 9 में से 7 विधानसभा जीत के तोड़ा, यानी 92 सीट में जो हमें मैंडेट मिला तब जितनी वेव थी, आज के दिन हम पंजाब में उससे भी ऊपर हैं। और पंजाब का सीधा असर जाता है हमारे सिरसा से लेके अंबाला तक की बेल्ट में। ज़बरदस्त हरियाणा के लोगों में जुनून है इस बात को लेके कि हम कांग्रेस से, इनेलो से, जेजेपी से, बीजेपी से त्रस्त हैं। कोई तो नया आए, कोई तो नया आए। हम जब गए अभी गांव में, हमने एक मेंबरशिप ड्राइव चलाया हरियाणा में। मैं गारंटी देता हूं, चुनौती देता हूं, किसी भी पार्टी ने हरियाणा के अंदर मेंबरशिप ड्राइव में 1 महीने के अंदर 11,77,000 मेंबर नहीं बनाए होंगे। आम आदमी पार्टी ने 1 महीने में करीब 12 लाख सदस्य हरियाणा के अंदर जोड़े। अनुराग जी, जो कॉन्फिडेंस आपने विधानसभा चुनावों को लेकर जताया है, आदमपुर उपचुनाव में भी यही कॉन्फिडेंस था आपका, और आपने कहा था कि कुलदीप तो गए हो, लेकिन तीसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी। आप आदमपुर का ही किस्सा ले लीजिए। आदमपुर के अंदर 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं एक, उससे पहले के 3 चुनाव का डेटा आप उठा लीजिए आदमपुर का। उससे पहले बीजेपी के एक चुनाव में आए 1200 वोट, एक चुनाव में 1400 वोट और एक चुनाव में 1800 वोट। 3 चुनाव में लगातार ये बीजेपी की टैली थी। उसके बाद सीधे इनकी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। हम तो इनसे 2-3 गुना वोट लेके आए हैं। हम क्या कर सकते हैं 2024 में, इसका अंदाज़ा लगाइए। वो सीट ऐसी है कि कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस मैच भी खेलना होता है। वो सीट ऐसी है कि जहाँ पे लोग हमको सुझाव देते थे कि यहाँ पे आपका बाई इलेक्शन में जाना ठीक नहीं है। वहाँ हर आदमी ये बोल रहा था पूरे आदमपुर के अंदर कि 2024 के चुनाव में हम आपके साथ खड़े होंगे। वो एक बाईपोलर कॉन्टेस्ट है, वो वहाँ पे जो भी जिस तरीके का प्रोजेक्शन भी हुआ उस टाइम पर। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के हमारे पहले चुनाव में एक ऐसी सीट जहाँ पे आज़ादी के बाद से कोई और फैमिली जीती ही नहीं, वहाँ पे हमने पहली बार में भारतीय जनता पार्टी जितने वोट लाया करती थी उससे दुगने तिगने वोट लेके आए हैं। हम पूर्ण बहुमत के साथ, पूरे मैंडेट के साथ सरकार 2024 में बनाएंगे। ये एक और उदाहरण है उस बात का। और विपक्ष में किसे बिठाएंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस भी यही कह रही है कि हमें किसी के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी बहुमत में आएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी कहती है हम भी बहुमत में आएंगे। इनेलो हालांकि एक सीट तक सीमित है, इनेलो के नेता भी ये कहते हैं कि हम भी बहुमत में आएंगे। देखिए, जब इनेलो के नेता भी ये कहते हैं कि हम भी बहुमत में आएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दावों की कितनी सच्चाई है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने कहा कि किसको विपक्ष में बिठाएंगे। पंजाब में विपक्ष में बैठने के लिए लोग कहते हैं कि सीटें नहीं पूरी पड़ रही हैं, लोग ही नहीं है, कहाँ बिठाएं। मुझे लगता है हरियाणा में इससे भी बुरी स्थिति विपक्ष की दूसरी पार्टियों की होने वाली है, क्योंकि हरियाणा में ग्राउंड के ऊपर एक इतनी ज़बरदस्त वेव, एक सुनामी तैयार हो रही है। उसके लिए माहौल तैयार हो रहा है कि अगर हम उस एनर्जी को ठीक दिशा में चैनलाइज कर पाए, और जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हम पूरी ताकत के साथ करेंगे। 8 तारीख को अभी अरविंद केजरीवाल जी जींद के अंदर आ रहे हैं। एक तरीके से हम बिगुल बजा रहे हैं अपने कैंपेन का 2024 के लिए। मुझे पूरा यकीन है अगर उस एनर्जी को हम चैनलाइज कर पाए, ऐसी सुनामी आएगी, ऐसी सुनामी आएगी। ना दिल्ली में कोई विपक्ष बचा था, ना पंजाब के अंदर कोई विपक्ष बचा, ना हरियाणा के अंदर बचेगा। लोग एक बार जब झाड़ू को आजमा लेते हैं फिर किसी और को देखते नहीं, आजमाना भूल जाते हैं। जो आप वादे कर रहे हैं, एक उदाहरण मैं देता हूं। दिल्ली में एक साक्षी नाम की एक लड़की है, उसकी हत्या कर दी गई। पूरे नेशनल टेलीविजन पर यह खबर छाई हुई। अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना, इस वारदात को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपकी तो हरियाणा, माफ कीजिएगा, आपकी राज्यसभा में भी सीटें हैं। क्यों ये मुद्दा राज्यसभा में नहीं उठाया जाता बेटियों को लेकर? क्यों अब नहीं है सड़कों पर आम आदमी पार्टी? हर इस मामले जगह में पे आम आदमी पार्टी से ज्यादा तो कोई ये मुद्दा उठा ही नहीं रहा। कांग्रेस उठा रही है क्या? कांग्रेस भी तो विपक्षी दल है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, आज के दिन पूरा देश देख रहा है। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे, चाहे वो दिल्ली की सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो या और कोई मामला हो, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई विपक्ष नजर आ रहा है तो आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आज के दिन में इसी मुद्दे पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कब बोलेंगे? हरियाणा के अंदर आप कोई मुद्दा उठा लीजिए, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? सीएमओ के अंदर भ्रष्टाचार का मामला हमने उठाया, भूपेंद्र हुड्डा जी चुप। ये महिला कोच का मामला, संदीप सिंह मंत्री के ऊपर आरोप लगे, भूपेंद्र हुड्डा जी चुप।
किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी चुप्पी साध लेते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर। सेटिंग है इन लोगों की अंदर अंदर। कई लोग तो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस हद तक सेटिंग है भूपेंद्र हुड्डा जी की कि अगर वो जीत भी गए या अगर उनकी कुछ सीटें आ गई, वो तो अपने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन जाए। लेकिन दो नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले में दो नेताओं के ऊपर दिल्ली में देख मनीष सिसोदिया को देख लिया, सत्येंद्र जैन को देख लिए, ये भी जेल में है, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो क्या साबित कर पाए? कोर्ट हर बार फटकार लगाता है उन केसेस में। मुझे लगता है कि एजेंसी अभी तक एक भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पाई उन सारे केसेस में। अगर आप प्रताड़ित करना चाहते हैं किसी को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ईमानदारी से अपना काम किया, ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बना दिए, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अच्छे अस्पताल बना दिए। ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें। इसका मतलब मोदी जी ने ये ठान लिया कि जो भी देश के लिए अच्छा काम करेगा, देश को विकसित देश बनाने के लिए काम करेगा, उसको जेल में डाल देंगे। और जो चोरी करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो इनके दोस्त हैं, उनको विदेश भेज देंगे, उनकी कंपनियों की जांच भी नहीं होगी, उनके लिए जेपीसी भी पार्लियामेंट में नहीं बनाएंगे, जबकि अधिकार है जेपीसी मांगने का। वो तो सब पार्टियों के लोग होते हैं, उसमें लोकतांत्रिक तरीका है, वो भी नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक फॉर्मूला बना लिया मोदी जी ने, देश के लिए काम करो, जेल में डालूंगा, देश को बर्बाद करने का काम करो, इनाम दूंगा। इस तरीके से तो देश गर्त में चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल से भी हाल ही में सीबीआई ने पूछताछ की थी, हालांकि जानकारी निकलकर सामने नहीं आई क्या पूछताछ हुई। आपसे तो अरविंद केजरीवाल की बात हुई होगी इस पूरे मामले में, क्या उन्होंने आपको बताया? नहीं, देखिए किस मामले में सारी बातचीत हुई है? एजेंसीज तो कुछ ना कुछ प्लांट करती हैं। एजेंसीज का काम क्या है? अंदर कुछ नहीं होता है केस में, लेकिन बाहर मैसेजेस भेजेंगे सारे पत्रकारों को कि ये पूछताछ हुई, ये हुआ, सब कुछ तो सब चल रहा था। आप दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन ये सारी पूछताछ हो रही थी या जिस दिन पूरी दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि सारा मीडिया साइलेंट था। आप उस दिन का पूरा रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किसी लोकतांत्रिक देश में हो नहीं सकता कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री से, राजधानी में जो मुख्यमंत्री है उनसे पूरे दिन पूछताछ हो रही है। कहीं कुछ नहीं चल रहा था, कहीं कुछ नहीं चल रहा था। एक गैंगस्टर की हत्या हो गई थी यूपी के अंदर, सारे चैनल्स उसको चलाने पे लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये एक इतने सुनियोजित तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम डरते नहीं हैं इनसे। हम हमारे अंदर ये बहुत स्पष्ट है कि आप सीबीआई ले आओ, ईडी ले आओ, कुछ भी लगा दो, कोई एजेंसी लगा दो, जेल में डाल दो, सर फोड़ दो, कुछ भी कर दो। आप सत्येंद्र जैन जी की आपने सेहत देखी है किस तरीके से? उनके ऊपर मतलब लिटरली एक अत्याचार है ये, किसी व्यक्ति को बिना दोष साबित किए हुए आप इतने लंबे समय तक। लेकिन जेल में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनकी सेवा करते हुए दिखाई दे रहे थे पुलिसकर्मी। तो आप मुझे लगता नहीं है कि वो जो आपने जो वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं और जो उनकी सेहत है, ये दोनों फैक्ट मैच करते हैं, कहीं से भी मैच नहीं करते हैं। अगर आरामदेह अगर इतनी स्थिति होती तो ये सिचुएशन आज नज़र नहीं आती। ये गैर मानवीय, अमानवीय स्थिति है जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के तौर तरीके अपना रही है। इनको लगता है कि इनको इतना अहंकार आ गया रावण जैसा, इनको लगता है कि हम सत्ता से कभी जाने ही वाले नहीं है। ये सारा आज तक किसी का नहीं टिका अहंकार, ये तो इनका टूटेगा ही टूटेगा। मुझे लगता है 2024 में इनका अहंकार टूट जाएगा। सवाल पहलवानों से लेकर राजनीति की बात से इतर, पहलवान धरने पर थे। 28 तारीख को क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। इतनी बदसलूकी की गई पहलवानों के साथ। अभी हाल ही में जब जंतर मंतर पर पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल कहां थे? मैं मानता हूं कि दिल्ली में पुलिस उनकी नहीं है, लेकिन जो वादा करके गए थे अरविंद केजरीवाल पहलवानों के साथ कि आप लड़िए मैं आपके साथ हूं, 28 तारीख को जब लाठियां खा रहे थे, जब जमीन पर लिटाए गए पहलवान, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वहीं थे और शायद सबसे पहली आवाज़ अगर किसी ने उस पर उठाई तो अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई। हमारा इस मामले में पहलवानों के मुद्दे पे बहुत स्पष्ट हमने निर्णय लिया था, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। हम इस पे आम आदमी पार्टी के झंडे लेके नारेबाजी करके कोई प्रोटेस्ट या इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम जहां पहलवान खड़े होंगे, हम उनके साथ, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनकी मदद, उनका साथ देने के लिए मौजूद रहेगा। अगर वो कोई कॉल देते हैं तो उस कॉल में हमारे, और किस लिए? इसलिए नहीं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसलिए कि जब ये खिलाड़ी जीते थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने भी इनको बधाई दी थी, हमारे मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बधाई दी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी, आपने भी दी होगी, मैंने भी दी थी। तब तो हम सारे ये सोच रहे थे कि हाँ, किसी खिलाड़ी ने देश के लिए मेडल जीता, इसमें से हम थोड़ा सा गौरव चुरा लें, मैं अपना नाम जोड़ लूं इसके साथ। हर आदमी ये सोच रहा था देश का। अब जब इनके ऊपर लाठियां पड़ रही हैं, अब जब इनके ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, अब इनको, सरकार को इसमें जात पात, इनको राज्य, इनको ये राजनीति, वो राजनीति सब नजर आने लग गया। प्रधानमंत्री तो इन्हीं खिलाड़ियों को अपने घर पे बुला के डिनर कराते थे। नहीं इतने अच्छे खिलाड़ी थे, नहीं इतने अच्छे व्यक्ति थे तो क्यों बुलाते थे प्रधानमंत्री जी? आज उनके लिए नजरें फेर ली, प्रधानमंत्री का एक मैसेज नहीं आया।
मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक देश में आपका जब जब तिरंगा फहराया गया, जब ये मेडल जीते थे, जब राष्ट्रगान वहाँ पे होता है, टीवी पे देख के हम सब गौरवान्वित होते हैं। उस गौरव में तो आप हिस्सा ले लोगे। आज जब ये सड़क पे सोने को मजबूर है, आज जब आपकी पुलिस रात के अंधेरे में इन पे अत्याचार करती है, तब आप बोल नहीं रहे हैं। तो सारा देश देख रहा है इसको, सब लोगों की भावनाओं में हैं ये पहलवान आज के दिन में। लोकतंत्र में एक ही तरीके से जवाब देते हैं लोग, अपने वोट के जरिए। ये जो इन्होंने अपमान किया हरियाणा की बेटियों का, देश की बेटियों का, इसको लोग देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे, बहुत जोरदार जवाब देंगे। चलिए एक सवाल आखिरी, राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित। इस वक्त आम आदमी पार्टी चाह रही है कि जो लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, उसमें तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल विपक्ष के कई नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, वो उन्हीं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा करते थे, बयान दिया करते थे कि ये भ्रष्टाचारी नेता हैं। आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए वो उन्हीं नेताओं के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना है मुझे, कभी कहा अच्छा उन्होंने? नहीं। तो ये तो मिथ है, आपका सोचना है ऐसा। मेरा कहना ये है उसमें कि एक मुद्दा है ऐसा कि दिल्ली के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, दिल्ली के जो लोग हैं उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। उनके पास भी लोकतांत्रिक अधिकार है, दिल्ली में वोट देते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, 5 जजेस की एक राय थी कि दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सारे फैसले करेगी। आप रात के अंधेरे में आप एक ऑर्डिनेंस लाके आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। यानी आप लोकतंत्र के एक स्तंभ को गिराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी ओवर पावर करना चाहते हैं, और ऐसे मुद्दे पे जहां आप लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के ऊपर एक अफसर को बिठाना चाहते हैं, इसका मतलब आप धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ लड़ना तो जितनी भी पार्टियां हैं देश में, उन सबका कर्तव्य है ना। उनके ऊपर क्या आरोप, किस तरीके के आरोप, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर अरविंद केजरीवाल समर्थन मांगने पूरे देश में जा रहे हैं, सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर कि ये राज्यसभा में आएगा, ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए राज्यसभा से पास होना जरूरी है। जब ये राज्यसभा में आएगा, सारी पार्टियों को मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए इस मुद्दे पे साथ आना चाहिए, इस ऑर्डिनेंस को गिरा देना चाहिए, इस कानून को बनने नहीं देना चाहिए। मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि आपकी हार की शुरुआत यहां से हो रही है, जब आप हमारे लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर लोकतंत्र से कोई तानाशाही में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सारी पार्टियां साथ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? इतने से सवाल के लिए अरविंद केजरीवाल जी अगर भारत में जाके हर पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष से, नेताओं से मिल रहे हैं, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता है। लोकतंत्र में तो जान बसती है हमारी, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन दिल्ली की वही जनता लोकसभा चुनावों में खुद बीजेपी को वोट कर देती है। दिल्ली की सीटें देखिए, 7 की 7 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हारने जा रही है। आपने बार बार, क्या पहले एक उम्मीद दिल्ली के लोगों ने भी और देश के लोगों ने भी जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व शायद कुछ काम करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ किया है, कुछ काम हो दिल्ली का उसमें रोड़ा अटकाते हैं मोदी जी। इतना बड़ा देश है, उसको संभालने की बजाय, अपनी ड्यूटीज करने की बजाय, अब रोज देखिए दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं। एलजी साहब की जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस, अरे एक थाने में गए नहीं आज तक, जाइए अपना काम संभालिए। सरकार के काम में दखल देते हैं रोजाना। तो मुझे लगता है इससे त्रस्त हैं दिल्ली के लोग। अब दिल्ली के लोग इसके लिए इसी मुद्दे पे आप देख लीजिएगा, दिल्ली के लोग इस बार जवाब देंगे। मुझे लगता है 7 की 7 लोकसभा सीट इस बार बीजेपी हारने जा रही है और 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। 7-0 मैंडेट होगा दिल्ली का। तो ये हैं अनुराग ढांडा, जिन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो 2024 में होने हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी कमल का सुपड़ा साफ करेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी, और लोकसभा के चुनावों में भी 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी।